जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी। तो सबसे पहले जेनेटिक्स की डेफिनेशन की अगर अपने बात करें तो ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी जो है उसकी स्टडी करते हैं। अब टर्म जेनेटिक्स जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये विलियम बेटसन के द्वारा दी गई थी, जो कि एक इंग्लिश जेनेटिसिस्ट था। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग बोलते हैं ग्रेगर जॉन मैंडल को, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम लोग बोलते हैं विलियम बेटसन को। तो इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। द टर्म जेनेटिक्स वाज कोइन्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटसन, सेकंड आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो द टर्म जेनेटिक्स वाज कोइन्ड बाय, फिर से आंसर आ जाएगा बेटसन, तो इसमें फर्स्ट आंसर आएगा। उसके बाद देखो द टर्म जेनेटिक्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, तो उसमें आंसर आ जाएगा विलियम बेटसन। उसके बाद विच इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ग्रेगर जॉन मैंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, तो इसमें आंसर आ जाएगा बेटसन, तो थर्ड आंसर इसमें आएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी या इनहेरिटेंस की। तो इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो पेरेंट्स के जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर या प्रोजेनिस के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं या पास आउट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। अब ये जो जेनेटिक ट्रेट्स पास आउट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, ये या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोजेनिस या ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हेरिडिटी पे 2 नंबर की डेफिनेशन इन्होंने पूछी हुई है, तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद प्री मेंडेलियन कंसेप्ट्स की हम लोग बात करेंगे। तो मेंडल से पहले बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने ये समझाने का प्रयास किया था कि पेरेंट्स के अंदर जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं वो किस प्रकार से उनकी प्रोजेनिस के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो इन साइंटिस्ट्स के अनुसार जब पेरेंट्स के जेनेटिक ट्रेट्स उनकी प्रोजेनिस के अंदर ट्रांसफर होते हैं तो इस दौरान ये जो ट्रेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस तरह से इनके अनुसार जो हेरिडिटी है वो ब्लाइंड होती है। इसीलिए हम इन सभी थ्योरीज को थ्योरीज ऑफ ब्लाइंड इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो हम लोग देखेंगे। तो टोटल 6 थ्योरीज यहाँ पे दी हुई हैं। पहले मोस्ट वेपर थ्योरी है जो कि पाइथागोरस के द्वारा दी गई थी। उसके बाद फ्लूइड थ्योरी है जो कि एम्पेडोकल्स के द्वारा दी गई थी। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी है जो कि एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थी। उसके बाद प्री फॉर्मेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो इसमें से पहली 3 थ्योरीज हैं इनमें सिर्फ आपको साइंटिस्ट्स के नाम ध्यान में रखने हैं, इन पे कोई बड़ा क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाली 3 थ्योरीज हैं इन पे बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इनको हमें डिटेल में करना है। तो सबसे पहले प्री फॉर्मेशन थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो ये जो थ्योरी थी वो 1679 में स्वामर्डम के द्वारा दी गई थी। इनके अनुसार जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले से ही मिनिएचर फॉर्म के अंदर स्पर्म या एग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और उन्हें कहा जाता है होमनकुलस। इस होमनकुलस से लार्ज ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या करता है, ग्रोथ को इंड्यूस करने का काम करता है ना। 1672 में ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो स्पर्म था उसको ऑब्जर्व किया था। उसके बाद बात करेंगे थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस की। तो ये जो थ्योरी है वो मार्कोटुइस के द्वारा दी गई थी जो कि 1698 से लेके 1757 तक जीवित रहा था। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हेरिडिटी है उसको टिनी पार्टिकल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो बॉडी के सभी पार्ट्स से ट्रैवल करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक। ये जो पार्टिकल्स हैं वो एम्ब्रियो के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं और अपना जो नंबर है वो इंक्रीज करते हैं। उसके बाद डार्विन ने 1868 में इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था और ये बताया था कि जो बॉडी है उसकी ईच सोमैटिक सेल एंड टिश्यूज जो है वो टिनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है और उनको नाम दिया इसने जेम्यूल्स और पेंजीन्स। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आए हुए हैं। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है पेनजेनेसिस थ्योरी, तो ये आपको लिखना है। थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मॉपर्टुइस। उसके बाद पेनजेनेसिस थ्योरी वाज गिवन बाय, तो आंसर आ जाएगा मैपर्टुइस। उसके बाद बात करेंगे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की। तो ये जो थ्योरी है वो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के द्वारा दी गई थी। इसको सॉफ्ट इनहेरिटेंस भी कहा जाता है और लेमार्किज्म भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार जो पेरेंट्स हैं उनके वो फिजिकल कैरेक्टर्स
प्रोजेनिस के अंदर या ऑफस्प्रिंग्स के अंदर पास आउट होते हैं जो पेरेंट्स ने एक्वायर किए होते हैं लाइफ टाइम के दौरान उनके यूज या डिसयूज के द्वारा। तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और उस पर क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। उसके बाद पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट्स की हम लोग बात करेंगे। तो मेंडल ने 1866 में ये बताया था कि जो हेरिडिटी है वो पेयर्ड जर्मिनल यूनिट्स के द्वारा कंट्रोल होती है, जिनको उसने नाम दिया था फैक्टर्स, और आजकल हम लोग इन फैक्टर्स को जीन्स कहते हैं। मेंडल के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी इसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। मेंडल के अनुसार जो फैक्टर्स हैं वो बॉडी में सभी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और ये फैक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं गैमेट्स के थ्रू। तो ये गैमेट्स के अंदर होते हैं और गैमेट्स से फिर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफर हो जाते हैं। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। क्लासिकल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय शार्प, गलत बात है। क्लासिकल थ्योरी मेंडल के द्वारा दी गई थी, तो आंसर इसमें आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद जो फैक्टर्स हैं उनको हम लोग फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। फैक्टर्स जो है वो वास्तव में क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम पर शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं क्रोमोसोम के, तो उनको हम लोग फैक्टर्स बोल देते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं वो पास्ड होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एज ए कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के कंपोनेंट की फॉर्म में ये जो फैक्टर्स हैं वो पास आउट होते हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे और उनके साथ साथ ये फैक्टर्स भी उनके कंपोनेंट की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसीलिए जो फैक्टर्स हैं इनको क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब जो क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको डीएनए कहते हैं। तो इसका मतलब जो फैक्टर्स हैं वो वास्तव में डीएनए के सेगमेंट होते हैं और उनके लिए एक विशेष नाम दिया जाता है सिस्ट्रॉन्स। इसीलिए जो डीएनए है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो ये बोवेरी एंड सट्टन के द्वारा दी गई थी। इसको फंडामेंटल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जीन्स हैं वो हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती हैं। इसने क्रोमोसोम्स को ऑर्गेनिजम्स के हेरिडिटरी व्हीकल्स नाम दिया था। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। द थ्योरी ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेंडल, गलत बात है, फॉल्स है। ये सट्टन एंड बोवेरी के द्वारा दी गई थी, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये आपको डिस्क्राइब कर देनी है।